ठीक है यार, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स अभी और एंटर कर रहे हैं। ओके, अली असगर ने भी करना है। अली, गिव मी अ मोमेंट। अली, चेक कर लेना यार। ठीक है यार, आई गेस तकरीबन सारे लोग तो आ गए हैं। सो मैं स्टार्ट करा दूं। ऑल राइट। सो लास्ट वाली क्लास के अंदर बेटा वी कंक्लूडेड द वर्किंग ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर आइडियल गैसेस। सब आज वाली क्लास के अंदर हीट का नेक्स्ट वाला सब टॉपिक डिस्कस करना है। तो जो आज की चीजें डिस्कस करनी है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। सो इसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है। एक सेकेंड रुकिएगा यार, मैं जरा एसी का टेम्परेचर सही कर दूं बिफोर आई गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को एडमिट भी साथ साथ करता जाऊं यार। ठीक है। तो यार रिगार्डिंग द वर्किंग फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या क्या डिस्कस करना है ना, पहले एक ब्रीफ लेआउट दे दूं। सो द फर्स्ट वर्किंग इज बेसिकली concept of specific heat capacity and the concept of specific latent heat. You probably recall दोनों टर्म्स आप लोगों ने ओ लेवल्स में किए हुए थे। सब एएस के अंदर तो नहीं किया था इसको, A2 के अंदर इसका एक्सटेंशन है। So starting with the first formula which is Q is equal to MC delta theta. तो you remember कि यार MC delta theta की एप्लीकेशन ये थी कि we used to use this formula of Q is equal to MC delta theta whenever there used to be a temperature change. है ना? So every question which involved the idea of temperature change, उसकी working के लिए we used to apply the formula Q is equal to MC delta theta, where M was representing mass of the substance, T was the specific heat capacity, and the delta theta was the change in temperature. ठीक है। likewise Q is equal to ml का जो फॉर्मूला था, that was used in situations whenever there used to be a change in state of the substance. तो चेंज इन स्टेट के लिए आपके पास mc डेल्टा थीटा का रिजल्ट आ जाता था। और इसके अंदर आपने दो टर्म्स किए हुए थे। सो व्हेन अ सॉलिड यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, और रिवर्स फॉर दैट मैटर, तो वी यूज्ड टू यूज द टर्म Q is equal to mlf, LF फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये पहला केस हुआ करता था। एंड whenever a liquid used to convert into gas और vice versa, तो उसके अंदर we used to use the formula Q is equal to mlv, LV for specific latent heat of vaporization। ठीक है। तो आपने ओ लेवल्स में एप्लीकेशन करी हुई थी फॉर MC डेल्टा थीटा एज वेल एज Q is equal to ml। तो A2s में एज आई सेड कि इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन है, तो उससे वर्किंग स्टार्ट करा दो। तो बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द एक्सपेरिमेंट, मैं थोड़ा सा इसको लैंडस्केप मोड में पहले ले जाऊं ताकि कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स इस पे इंक्लूड कर दूं। ओके। तो एक चीज की रिकग्निशन आपको होनी चाहिए, ये मैं ऐसे साइड नोट लिख लेता हूँ। ठीक है। दिस इज विथ रिगार्ड्स टू कि why the value of LV is always greater as compared to
the value of LF. ठीक है, so why the value for the vaporization is almost always greater as compared to the value for specific latent heat of fusion. See, so इसकी रीजनिंग जरा साथ साथ जस्टिफाई कर दूं तो वो आप रीड थ्रू कर लीजिएगा. So in fusion, when a solid converts into a liquid, sorry, when a solid converts into a liquid, energy is only required to weaken the intermolecular forces. ठीक है, so in a case of fusion, energy सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज हो रही होती है. So when a solid is converting into a liquid, bonds are only getting weakened. ये तो एक चीज हो गई. अब अगर आप वेपराइजेशन की बात करोगे ना, so in case of vaporization, that is now when a liquid converts into gas, so energy is required for two purposes. So firstly, to break the intermolecular forces, and secondly, ये वर्डिंग जरा केयरफुली देख लेना, बिकॉज ये काफी ओकेजन पे वर्डिंग्स एग्जाम्स में पूछी हुई है. So extra energy is required by the gas to overcome the atmospheric pressure so that the gas can escape into the surroundings. क्योंकि तो फ्यूजन के अंदर energy is only required for one process, that is when a solid converts into a liquid, सिर्फ bonds की weakening हो रही होती है, so energy कम चाहिए होती है. In case of vaporization, on the other hand, when a liquid converts into gas, firstly, bond breaking हो रही होती है, so that requires energy, and secondly, extra bit of energy is needed by the gas so that it can overcome the atmospheric pressure so that the gas can escape into the surroundings. So gas does not remain inside the container, but rather it needs to escape into the surrounding environment. So for it to escape, it needs to do work against the atmosphere. So in order to overcome the atmospheric pressure, extra bit of energy is needed. ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई कि why vaporization is of a greater value as compared to the value for fusion. ठीक है, अब आगे की वर्किंग कर लेते हैं. तो मैं इसको दोबारा से यार लैंडस्केप से शिफ्ट कर रहा हूँ. मुझे कोई साइड नोट चाहिए होगा ना, तो फिर मैं लैंडस्केप में चला जाऊंगा और एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन लिख दूंगा. अदरवाइज आई कीप इट इन द वर्टिकल फॉर्मेट. नाउ जो पहली वाली वर्किंग करनी है, दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस. ठीक है, so पहले आप जरा डायग्राम फॉलो कर लो कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन केस ऑफ आइस. ओके, मैं डायग्राम साथ साथ डिस्क्रिप्शन देता जाऊं. तो फनल के अंदर यार आपने प्योर आइस को फिल अप करके रखा हुआ है. लेबलिंग जरा साथ साथ देख लीजिएगा.
आपने फनल के अंदर एक हीटर को इंसर्ट किया हुआ है. The heater is connected to a joule meter, and we have positioned a beaker beneath the funnel ताकि आइस आपका मेल्ट करके जो वाटर फॉर्म करे उस वाटर को आप कलेक्ट कर सको. ठीक है, सो हीटर inside pure melting ice is melting to form water. The water is getting collected inside the beaker, and a heater is positioned inside the ice, and the heater is connected to a joule meter. Now, imagine if the question gives you the following information. So the first set of information given to you is that the energy provided by the joule meter. मैं read करते हुए blue वाला highlighter use कर रहा हूँ, the line which I'm reading. So the energy provided by the joule meter to the heater is given to you as 18,000 joules. So that's the energy given by the heater. The mass of the ice, which melts to form water, is 0.2 kilograms. And let's suppose you are asked to calculate specific latent heat of fusion. ठीक है, so based on the information, आप लोग O levels के अंदर जो working करते थे ना, तो the working जो आप O levels के अंदर किया करते थे, वो बस ये वाली होती थी. We'll see in a while कि ये incorrect क्यों होता था. So this is how we used to approach the question. Q is equal to MLF. The energy supplied is 18,000. The mass of ice which converts into water is 0.2. तो O levels के अंदर जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करते थे तो आपकी फ्यूजन का आंसर ये बन जाता था. Remember this value for a few minutes because ये आगे चाहिए होगी. Now it is important that you appreciate कि ये वर्किंग तो गलत थी. वो जो O levels के अंदर हमारी पूरी वर्किंग होती थी ना, उसका गलत होने का रीजन मैंने नीचे लिखा हुआ है. तो I'll just read through the statement as to why this working is not appropriate. So in the next line you can see कि इस वर्किंग के अंदर fault क्या है. Let me just highlight that for you. So this answer is incorrect because some energy uh, is getting absorbed by the ice from the surrounding environment, which we have not taken into consideration. ठीक है, so ice is at 0 degrees and the surrounding is at room temperature. तो जो fault arise कर रहा है वो ये है कि when ice undergoes melting, since ice is at a lower temperature as compared to the surrounding environment, so you would expect some amount of energy to be absorbed from the surroundings, and our working has not taken that into consideration, which is why definitely हमारी working तो incorrect है. On the basis of this fact, how would the actual working look like? उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो पहले मैं एक फॉर्मूला जनरेट करता हूँ और देखिएगा जरा ये फॉर्मूला आपको सूट करे तो, और फिर इस फॉर्मूले की बेसिस पे वर्किंग करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग Q is equal to MLF like the way I wrote before, the fact that some energy is getting absorbed from the surroundings, so the actual working should be something along these lines. मैं Q के साथ एक कांस्टेंट K लगा देता हूँ. मैंने नीचे K का टर्म डिफाइन किया हुआ है, इफ यू वुड लाइक टू रीड दैट. ठीक है, सो मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द यूजुअल फॉर्म Q is equal to MLF, मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया. So the actual working is something along the lines Q plus something is equal to MLF. That something is referred to by the symbol of K. और मैंने K को नीचे define किया हुआ है. So this working turns out to be a better appropriate result as opposed to the previous one. So नीचे जरा wordings को identify कर लीजिएगा कि मैंने K को क्या चीज represent करने के लिए लिखा हुआ है. ठीक है, so K in this equation represents the energy that is absorbed from the surroundings, which we had failed to consider in our experiment. Now, for calculation purposes, I have assumed the value of K to be 2000. So would you agree कि अगर मैं K की जगह 2000 की वैल्यू लगा दूं, तो let's see मेरा रिजल्ट क्या बनेगा. And then we can compare this new result, rather this actual result, with our working.
लेट्स सी क्या डिफरेंस आएगा। प्रीवियस आंसर तो आपको याद है 90,000 का। तो अब इफ आई एम अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ के टू बी 2000, नंबर्स आप टॉप से देख लो। अगर है कैलकुलेटर तो जरा फिगर आउट करके प्लीज मुझे बता भी दीजिएगा। मैंने के की वैल्यू अज्यूम करी है 2000, जस्ट सो दैट आई कैन मेक वन पॉइंट क्लियर। यू कुड हैव टेकन एनी वैल्यू फॉर दैट मैटर। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बस 2000 ले लिए। सो इफ यू नाउ डू द कैलकुलेशन, एंड आई एम होपिंग किसी ना किसी ने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो जो एक्चुअल आंसर अब आपका वर्कआउट करके आएगा वो ये बन जाएगा। थैंक यू आयशा। तो अगर आप जरा दोनों आंसर्स को कंपेयर करो, द प्रीवियस वाला आंसर विच वाज obtained थ्रू आर वर्किंग, मैं इसको हाईलाइटेड रहने दूंगा, वर्सेस द न्यू आंसर। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो, जो आपके पास ये आ रहा है। फर्स्ट वाले के अंदर वी failed to take into account the energy that was getting absorbed from the surroundings, and this time we have taken into consideration the energy that was getting absorbed from the surroundings. If you make a comparison, 90,000 was the previous answer, 100,000 is the new one. I guess then you should be okay with the fact जो मैंने next वाला statement लिखा है। आप next वाला statement read through कर लो। So I think that kind of makes sense. मैं box बाद में मिटा दूंगा। So the answer that was based on our so-called O levels वाली working, the simpler working, that was giving us an understated value because we had failed to consider the heat energy that was getting absorbed from the surroundings. See? So it was 90,000, our answer, versus 100,000, the actual answer. So this kind of leads to the conclusion that the answer that we were getting was leading to an underestimation or an understated value because we had failed to consider the heat energy that was getting absorbed from the surroundings. See? Now the question does arise कि अगर एरर है तो हम इस एरर को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर तो मेरा ख्याल है नजर ही आ रहा है। इनफैक्ट आई गेस 10% से ज्यादा का एरर है, सो क्वाइट अ सिग्निफिकेंट एरर बिटवीन द टू आंसर्स। सो दैट काइंड ऑफ ब्रिंग्स इट नेचुरली टू द क्वेश्चन कि हाउ कैन दिस एरर बी एलिमिनेटेड। अच्छा, काफी लोग ये कहते हैं बिफोर आई कंटिन्यू कि सर हम ओ लेवल्स में पढ़ते थे कि हम लैगिंग कर लेंगे। यू वुड ऑल रिमेंबर द टर्म लैगिंग, एंड द पर्पस और द इंटेंशन ऑफ लैगिंग वाज टू मिनिमाइज हीट लॉसेस इनटू द सराउंडिंग्स। तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रू कि लैगिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट रिमेंबर लैगिंग करने से आपका एरर मिनिमाइज हो जाएगा, आपका एरर एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, सो डू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनोलॉजी। यस, लैगिंग कैन बी डन, बट एसेंशियली लैगिंग विल हेल्प टू मिनिमाइज द एरर, इट विल नॉट हेल्प टू एलिमिनेट द एरर। सब व्हाट कैन वी डू ताकि इस एरर को हम कंप्लीटली खत्म कर सकें। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट वर्किंग। अब मुझे टॉप वाले आंसर्स तो नहीं चाहिए, सो मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। आपको अगर बाद में चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शिफ्ट डाउन कर लूंगा। So in order to eliminate this error, what we have done is that we have tried to conduct two experiments side by side. Experiment one is labeled as the actual experiment, and experiment two, since most of you have the idea of bio, so I've made use of the term for experiment two as control experiment. ठीक है, कंट्रोल का टर्म यूज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट जो बायो करते हैं उनको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का आइडिया होता है, विच इज वाई मैंने ये टर्म यूज किया है। आई मूव ऑन टू सम ऑल्टरनेट टर्म इन अ व्हाइल एज वेल। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर कैन यू सी मैंने हीटर भी पोजीशन किया है, मैंने जूल मीटर भी लगाया है। एक्सपेरिमेंट वन इज एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर। और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर आई हैव अ फनल कंटेनिंग क्रश्ड आइस, बट इसमें मैंने हीटर पोजीशन नहीं किया हुआ है। सही, ऑलराइट। तो अब जरा दोनों एक्सपेरिमेंट्स को केयरफुली देख लेते हैं।
मैं बाद में इसको शिफ्ट कर दूंगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर दिस इज द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट एज बिफोर, और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हीटर नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट मी शिफ्ट इट बैक। इफ आई आस्क यू, ये फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में जो वाटर कलेक्ट होगा, यू शुड एक्सपेक्ट कि फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वाटर कलेक्ट होगा उसका मास प्रिज्यूमेबली ज्यादा होगा, है ना। एंड द रीजन व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि इसका ग्रेटर मास होगा इज बिकॉज ये फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर द मेल्टिंग ऑफ आइस इज अकरिंग firstly because of the implication of the heater, and secondly some of the ice is also melting because of heat energy getting absorbed from the surroundings. The first case के अंदर you would expect a larger amount of mass of water to be collected in the same duration of time as opposed to the second one, क्योंकि फर्स्ट वाले में हीटर भी अपना रोल प्ले कर रहा है और सराउंडिंग से भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट डायग्राम में मास के कंटेंट को ज्यादा शो किया हुआ है, विच इज लेबल्ड एज M1। सेकेंड वाले में कंपेरेटिवली कम मास कलेक्ट हो रहा है बिकॉज सेकेंड वाले के अंदर देयर इज नो हीटर। So whatever mass you are seeing labeled as M2, this is just the mass of water collected because of heat absorbed from the surroundings. ठीक है, so let me just mention that terminology. So what we have said is, एक सेकेंड है यार, इसमें ग्लिच आया है, ये मिट नहीं रहा है। ओके, अब सही है। So let me just write this in the form of a statement. कि M1 is greater as compared to M2, assuming that the experiments are conducted for the same duration of time. And this is because M1 takes into account the effect of the heater as well as the energy absorbed from the surroundings. मैंने short form में लिख दिया है, whereas M2 only takes into account the effect of the surroundings. तो अगर आप दो experiments को side by side conduct करोगे, but just keep in mind that the experiment should be conducted for the same duration of time. ना time का factor same होना चाहिए so that a fair comparison can be made. तो फिर then we can work out the value of specific latent heat as follows. तो हमारा previous वाला formula था जो गलत था, Q is equal to MLF, ना, बट हमारा जो रिवाइज्ड वाला फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस डायग्राम बन जाएगा, दैट शुड बी, सॉरी स्पेलिंग सही कर लो, दैट शुड बी समथिंग अलोंग दीज लाइंस। Q is equal to, ये रेड वाले टर्म को जरा केयरफुली देख लीजिएगा, reason why I have written M1 minus M2 is because M1 was the effect of the heater as well as the surroundings. M2 was only the effect of the surroundings. So M1 minus M2 will give me the actual contribution of the heater. ठीक है, तो अगर मैं यहां से अब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो LF का रिजल्ट आ जाएगा, और आई गेस इस फॉर्मूले को लर्न करना काइंड ऑफ मेक्स मोर सेंस। सही, so setting up a control experiment allows me to eliminate the factor of heat absorbed from the surrounding. Let me repeat myself. Setting up the control experiment allows me to eliminate the factor of heat absorbed from the surrounding. तो O levels के अंदर Q is equal to ML से काम चल जाता था, लेकिन अब A2s के अंदर आपके पास ये वाला फॉर्मूला जरा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, because this formula, as we have seen, is going to provide us with an accurate answer, or simply speaking, this formula will eliminate any sources of errors. So once again, let me repeat कि लैगिंग करने से एरर रिड्यूस होगा
मिनिमाइज होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। सो एलिमिनेट करना हो तो आप 2 साइमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। वन इज द एक्चुअल वन, द अदर वन इज द कंट्रोल सेटअप। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोथ एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ताकि एक फेयर कंपैरिजन हो सके। एंड देन m1 minus m2 will give you the mass that has undergone melting because of the heater alone. So then that result can actually be used in our formula to help us calculate the true value for LF. ठीक है? Let me give you an example based on this calculation. So यार ये फॉर्मूले का क्वेश्चन किस तरह का आता है ना, मैं इसका एक जनरलाइज्ड आइडिया दे दूं पहले। इसका एक न्यूमेरिकल भी करा भी देता हूं और फिर आगे प्रोसीड करता हूं। तो आप जरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लीजिएगा। With the heater switched off, so basically control setup की बात हो रही है। 20 grams of ice melts in a time of 10 minutes. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। और फिर सेकंड वाली इंफॉर्मेशन, लेट मी गो फॉर अ लाइटर कलर। With the heater switched on, 85 grams of ice melts in a time of 5 minutes. Before I continue, the first contradiction that you should be able to see for yourself is this will not be a fair comparison. बिकॉज एक जगह मैंने 5 मिनट्स का ट्रायल कंडक्ट किया, एक जगह 10 मिनट्स का किया है। सो मुझे यूनिफॉर्मिटी चाहिए होगी। ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो देन द क्वेश्चन फर्दर गोज ऑन टू से, given that the heater supplies 19,000 joules of energy, use this information to calculate specific latent heat of fusion of ice. ठीक है, सो अगर आप आंसर की वर्किंग देखोगे ना, तो यूड अप्रिशिएट कि मैंने सबसे पहला काम यही किया है कि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी मैंने 10 मिनट्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, इसको मैंने चेंज करके 5 मिनट्स कर दिया है। नीचे वर्किंग हुई भी है, बट मैं डायग्राम पे भी कर रहा हूँ। और मैंने 20 ग्राम्स को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया है, और इस 20 ग्राम्स को चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ 10 ग्राम्स कर दिया है। सो बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड आई हैव डन दिस कैलकुलेशन जो नीचे आपको नजर आ रही है कि फॉर 10 मिनट्स इफ यू एक्सपेक्ट 20 grams of ice to undergo melting, then in 5 minutes you should expect half of the amount, यानी कि 10 grams. नेक्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो भी जरा रीड कर लें। This working is based on the assumption that heat energy is getting absorbed from the surroundings at a constant rate. This seems to be a valid assumption so long as the surrounding temperature remains unchanged. ठीक है, सो मुस्तफा तुम्हारे क्वेश्चन पर अभी आ जाता हूं। So this working is based on the assumption that heat energy is getting absorbed from the surroundings at a constant rate. This seems to be a valid assumption as long as the surrounding temperature remains unchanged. Mustafa ने पूछा है कि यार instead of going for this working, could we have doubled the working of the heater? तो my suggestion to you would be कि हीटर की वर्किंग को चेंज नहीं करना, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर का कांस्टेंट होना मेक्स मोर सेंस। हीटर के टेम्परेचर का कांस्टेंट होना दैट मे और मे नॉट बी ट्रू मुस्तफा। ठीक है, तो सराउंडिंग के लिए तो इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस टू अज्यूम कि द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, बट हीटर का टेम्परेचर व्हाइल इट इज इमर्स्ड इनसाइड द आइस, इट मे और मे नॉट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज हीटर तो कंटिन्यूअसली हीट अप हो रहा होता है। तो सराउंडिंग वाली वैल्यू को शिफ्ट करना ज्यादा सेंसिबल होता है एज कंपेयर टू हीटर वाली वैल्यू के स्विच करने से, क्योंकि सराउंडिंग के बारे में काइंड ऑफ हमें गारंटी होती है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। हीटर सिंस कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहा होता है, तो चांसेस होते हैं कि हीटर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा। तो इतना सेंसिबल ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरी वाली वैल्यू को छेड़ें, रादर यू आर बेटर ऑफ कि आप जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी कंट्रोल वाले सेटअप की उसको चेंज कर दें। अच्छा, फिर इसका रिजल्ट जो बनेगा ना उसको फॉलो कर लेते हैं।
जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था ना, लेट मी जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज अगेन. सो द न्यू फॉर्मूला दैट वी हैड वर्कड आउट ना, ऊपर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट. तो मैंने ऊपर से डायरेक्टली रिजल्ट कॉपी कर दिया फॉर्मूले का. सिंस मेरी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा था ना, तो आई थॉट मेरे लिए कन्वीनियंट है कि इसी फॉर्म में लिख लूं. सो द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर इज 19,000. मास की वैल्यूज नोट कीजिएगा, मैंने ग्राम्स में दी हुई है. सो दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड. सो M1 इज 85 ग्राम्स. कन्वर्ट बाद में कर लेता हूँ. और M2 को मैंने स्ट्राइक डाउन करके 10 बना दिया था. सॉरी यार, एक्सक्यूज मी. तो यार यहाँ से आपके पास फ्यूजन का एग्जैक्ट रिजल्ट वर्कआउट करके आ जाएगा. ठीक है. सो बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर, bio students can remember experiment 2 as an example of a control setup, and non-bio students can remember experiment 2 as an experiment that was done to ensure how much ice is going to melt because of the influence of energy absorbed from the surroundings. वापस कह रहा हूँ, bio वाले can just remember that wording as a control setup, and non-bio वाले should rather try to remember it as follows. कि experiment 2 tells us the amount of ice which has undergone melting because of heat energy absorbed from the surroundings. ठीक है. एक एग्जांपल इसका और बता दूं, और फिर मुझे वेपराइजेशन की वर्किंग करनी है, सो आई मूव ऑन टू दैट. तो गिव मी अ मिनट, मैं स्लाइड शिफ्ट कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर पहले एक इसका एग्जांपल और करा दूं. ठीक है, वर्डिंग देख लेना. डिफाइन स्पेसिफिक latent heat of fusion. So amount of energy required by a mass of 1 kilogram to change from solid to liquid at constant temperature. सही. ये बिल्कुल ओ लेवल्स वाली डेफिनेशन. अच्छा, सॉलिड टू लिक्विड जरूरी नहीं है, लिक्विड टू सॉलिड भी हो सकता है. सो द टर्म फ्यूजन इज एप्लीकेबल बोथ फॉर मेल्टिंग एज वेल एज फ्रीजिंग. सो रिवर्स वर्डिंग इज ऑल्सो ट्रू. अच्छा, फिर सेकंड पार्ट के अंदर, और द सेकंड पार्ट व्हाट आई डू इज, मैं इसको यहाँ पे स्ट्राइक आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये सेकंड वाले पार्ट का डायग्राम नीचे बना हुआ है. सो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो पूरी वर्डिंग एक साथ नजर आ जाएगी. आप सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड कर लो. तो सम क्रश्ड आइस एट 0 degrees is placed in a funnel together with an electric heater as shown in figure 2.1. So now let me skip this, and the same question kind of continues down below. ठीक है, सो वही क्वेश्चन है मेरे लिए, जरा रीड करना कन्वीनियंट हो जाएगा, वन गो के अंदर हो जाएगा. ओके, फर्दर सेज द मास ऑफ द वाटर collected in the beaker is in a measured interval of time is determined with the heater switched off. So your control setup हो गया. The mass is then found with the heater switched on. तो ये आपका regular setup हो गया. The energy supplied to the heater is also measured. For both measurements of the mass, water is not collected until melting occurs at a constant rate. ठीक है, so we have waited for the melting to start happening at a uniform rate. The data below shows the information that is obtained. So again check कीजिएगा, information में flaw है. With the heater switched off, कितना mass collect हो रहा है और इतने time में हो रहा है. And with the heater switched on, 64.7 grams collect हो रहा है, but इतने time में हो रहा है ना. तो before we start with the working, जो मैं समझा रहा था वो चीज का बस ख्याल रखिएगा. तो टाइम को स्ट्राइक डाउन करके 5 कर दीजिएगा टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, और 16.6 को स्ट्राइक डाउन करके 8.3 कर देता हूँ. फर्स्ट पार्ट में इट सेज
थोड़ा सा ज़ूम इन कर दूं, मेरी राइटिंग शायद ख़राब है। थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आप रीड नहीं कर सके मैं भी साथ साथ रीड कर लूं। सो इट सेज स्टेट वाई। एक सेकेंड है, मुझे रोहिल को एडमिट करना है। जी। सो स्टेट वाई द मास ऑफ वाटर is determined with the heater switched off, है ना? So now they're asking you, आपने क्यों मास डिटरमिन किया था with the heater switched off? So this was जो मैं कह रहा था कि either you can say it behaves as a control setup, ठीक है, or alternately to find out the mass which melts due to energy absorbed from the surroundings। ठीक है, तो वो नॉन बायो वाली वर्डिंग यूज करेंगे तो पूरी वर्डिंग यूज कर लीजिएगा, और स्ट्रिक्टली बायो वाली वर्डिंग यूज करते हैं तो वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट या कंट्रोल सेटअप काइंड ऑफ मेक सेंस। नेक्स्ट वाले पार्ट में इट सेज, आगे आप रीड कर लो। सो नेक्स्ट पार्ट में इट सेज, suggest how it can be determined that ice is melting at a constant rate। So how would you figure out that the melting of ice is occurring at a constant rate? See, so something along these lines. If equal mass of water gets collected per unit time, then melting at a constant rate is confirmed। ठीक है ना? So I hope that kind of makes sense to you. Okay, if you are able to collect equal quantity of mass of water for equal intervals of time, so per unit time, if you keep getting equal mass of water getting collected, then this would surely ensure that the melting of ice must be occurring at a constant rate। फिर यार लास्ट पार्ट में अब दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो जो फॉर्मूला प्रीवियस वाले पेज पे लिखा था ना, उसकी एप्लीकेशन इसके ऊपर कर लेते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको याद ही होगा अभी तक। तो मैं फाइनल वर्जन लिख रहा हूँ। सो दिस वाज द फाइनल वर्जन, एल एफ इज इक्वल टू क्यू अपॉन m1 माइनस m2। बिफोर आई स्टार्ट प्लगिंग इन द वैल्यूज ना, आप जरा यूनिट देख लो प्लीज। इट्स किलो जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, सो एनर्जी इज गिवन टू यू एज 18,000, बट ये कन्वर्ट कर दीजिएगा बिकॉज दे वांट यू टू गिव द वैल्यू इन किलो जूल्स। तो सिर्फ 18 कर दीजिएगा, एंड फॉर मास दे वांट द वैल्यू टू बी इन kilograms। तो आपसे मासेस देख लीजिएगा, 64.7 m1, 8.3 जो हाफ करने के बाद का आंसर था m2, एंड सिंस किलोग्राम्स में चाहिए तो फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -3। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, नीचे मैंने रिजल्ट राउंड ऑफ किया हुआ है करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब वेपराइजेशन की वर्किंग करनी है, सो मैं वो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, वेपराइजेशन में भी यही काम करेंगे कि पहले हम अपनी ओ लेवल्स वाली वर्किंग करेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या फॉल्ट था, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जो काम फ्यूजन में किया था ना, काइंड ऑफ उसी की रेपिटेशन है विद अ स्लाइट डिफरेंस। सो वील फॉलो द सेम सीक्वेंस। लेट मी जस्ट मेक अ बेंचमार्क ओवर हियर बिफोर आई स्टार्ट। ठीक है, सो experiment to calculate latent heat of vaporization। So if you look at the diagram first, same diagram है, मैंने फनल के अंदर आइस को रिमूव कर दिया, उसकी जगह बॉइलिंग वाटर आ गया। हीटर वहां पर भी था, हीटर यहाँ पर भी है, जूल मीटर उधर भी था, इधर भी है। So everything else is the same। Funnel containing ice has been replaced by boiling water inside a beaker, है ना? I've given you the information, वो आप साथ साथ read कर लो। So the energy supplied by the heater is provided to you as 30,000। The mass of the water which boils away is 0.2। So again, if you go for R calculation, by R calculation, I strictly mean the calculation that we used to do in O levels। ठीक है?
तो ये हो जाएगा, और अगेन गलत आंसर आएगा। थोड़ा सा मार्कर को एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, so if I go with the O levels वाली calculation, so Q is equal to this time MLV, so energy is given as 30,000, मास आपके पास 0.2 है, सिंप्लीफाई प्लीज कर लीजिएगा, दिस इज व्हाट वील एंड अप विद। नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए जरा ये आंसर याद रख लेना, 150,000 फिलहाल आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या फॉल्ट है? सो नीचे मैंने फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर दिया है, वर्डिंग्स देख लो। इन रियलिटी दिस टाइम some heat is now getting lost into the surroundings. Lost इसलिए because now the liquid is at its boiling point, 100 degrees, and the surrounding is at room temperature. So previous occasion में ice वाले सिनेरियो में, fusion वाले केस में सराउंडिंग से हीट का गेन हो रहा था, and that was leading to an understated result because we were not taking that gain into consideration. In this case, surroundings के अंदर हीट का outflux होगा, heat is going to be lost into the surroundings because boiling water is at 100 and the surrounding is at room temperature. अच्छा, गलत आंसर वो भी था, गलत आंसर ये भी होगा, बट रिवर्स इफेक्ट की वजह से, आई एम थिंकिंग आउट लाउड, मेरा ख्याल है आप जज कर लोगे, रिवर्स इफेक्ट की वजह से वहां पर वी वर गेटिंग एन अंडरस्टेटेड आंसर, और यहां पर वी वुड प्रोबेबली एंड अप गेटिंग एन ओवरस्टेटेड आंसर। ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ लो। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि मैं क्यों कह रहा हूं कि नाउ यू विल एंड अप गेटिंग एन ओवरस्टेटेड रिजल्ट। अब मैं एक्चुअल वर्किंग करके दिखाता हूं। अगेन एक्चुअल वर्किंग के लिए यही करता हूं कि मैं के की कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने के की वैल्यू देखिएगा 2000 अज्यूम कर ली है, तो एक्चुअल वर्किंग का फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को लगा के शो करता हूं कि व्हाई इन दिस केस आर वर्किंग हैज गिवन अस एन ओवरस्टेटेड आंसर। ठीक है, लेट्स सी। सो द एक्चुअल वर्किंग शुड बी दिस, Q एंड दिस टाइम माइनस K। ठीक है, माइनस इसलिए बिकॉज दिस टाइम अराउंड हीट इज गेटिंग लॉस्ट इनटू द सराउंडिंग्स, और प्रीवियसली मैंने प्लस लिखा था बिकॉज प्रीवियसली सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, यहां पर हीट इज गेटिंग लॉस्ट, सो मैंने Q माइनस K लिखा है, इक्वल टू MLV। अच्छा, की अगेन कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें, सिर्फ नंबर मैंने मैथमेटिकल अप्रोच को सॉल्व करने के लिए यूज किया है। सो आई हैव टेकन द सेम वैल्यू ऑफ 2000 एज बिफोर। आपको जो सही लगे यूज कर लें, आपका भी फाइनल कंक्लूजन मेरे कंक्लूजन के साथ काइंड ऑफ मैच करेगा। एनर्जी 30,000 minus the heat loss 2000, mass is given to you। अब अगर आप एलवी कैलकुलेट करके देखोगे और पुराने आंसर के साथ कंपेयर करोगे, तो फ्यूजन के केस में आपने कहा था कि आपका आंसर अंडरस्टेटेड आ रहा था, और वेपराइजेशन वाले केस के अंदर आई थिंक आप कंक्लूड कर सकते हो अब, योर आंसर वाज 150,000, एक्चुअल आंसर इज 140,000। सो इस केस के अंदर वर्डिंग नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है, वर्डिंग आप रीड कर लो। So since heat is lost, which is not taken into consideration by us, therefore our answer leads to an overstated value। ठीक है, so let me repeat myself कि overstated आंसर कब आएगा और understated कब आएगा। प्लीज समझ नहीं आया ना तो मैं दोबारा भी बोल दूंगा, मैं स्लोली रिपीट करता हूं, जस्ट ट्राई टू गेट द हैंग ऑफ इट। सो फ्यूजन के केस में जब सॉलिड मेल्ट कर रहा था
in this case ice. So ice was at a lower temperature as compared to the surroundings. तो फ्यूजन वाले केस में हीट was getting absorbed from the surroundings. हीट का इनफ्लक्स हो रहा था. And since we failed to take that into consideration, हमारा आंसर understated आ रहा था. ठीक है, ये तो एक चीज हो गई. Now moving on to vaporization. So जब water boil कर रहा था, the water was at its boiling point, 100 degrees, which was much higher than the surrounding temperature. So इस केस के अंदर energy was getting lost into the environment. And since we failed to take that into consideration, therefore our answer was an overstated value. ठीक है, सो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को नेक्स्ट लाइन में एक्चुअली प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपके लिए थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाए. सो अगर आप नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ, अगर आप नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर वर्डिंग्स को देख लें, सो वो दोनों स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा था ना, वो बेसिकली यहाँ पर इंक्लूडेड है. तो अंडरस्टेटेड वर्सेस ओवरस्टेटेड दोनों को लर्न करना वन गो में आपके लिए आसान हो जाएगा. So even I'll just read it alongside you. So the first statement is regarding fusion, where heat was absorbed. So if heat is absorbed from the surroundings and we fail to consider that into our answer, then this will lead to an understated value. And then the second statement is regarding vaporization. If heat is lost into the surroundings and we fail to consider it, then our answer will lead to an overstated value. ठीक है, अब इसके अंदर भी एक आखिरी काम ये रह गया कि एरर को एलिमिनेट कैसे करेंगे. एंड वंस अगेन लैगिंग से फायदा नहीं होगा. तो जस्ट लाइक इन द प्रीवियस केस, लैगिंग से एलिमिनेशन नहीं होगी, एरर मिनिमाइज डेफिनेटली हो जाएगा. तो इसके अंदर भी एलिमिनेशन कैसे करनी है, सो अगेन हमें दो सेटअप्स चाहिए होंगे. मैं ये भी वर्किंग करा के इसका भी एक एग्जांपल फिर डिस्कस कर लेता हूँ. सो हाउ कैन वी एलिमिनेट दिस एरर? बिफोर आई प्रोसीड, कोई पॉइंट अगर मुझे रिपीट करना हो तो जस्ट लेट मी नो. एंड इफ यू गाइस आर विद मी तो जरा मुझे ओके कर देना या अंडरस्टूड कर देना बिफोर आई मूव ऑन टू दिस. ठीक है जी नवाल, मैं ये वाली वर्किंग जरा करा के बेटा स्क्रॉल अप कर देता हूँ. जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स मोर. तो मैं ये वाली साइड जरा नवाल फिल अप कर दूं बेटा, फिर इसके बाद स्क्रॉल अप कर देता हूँ. ऑल राइट, अदर देन दैट कोई चीज रिपीट तो नहीं करनी ना, सो आई जस्ट कंटिन्यू ऑन विद हाउ कैन वी एलिमिनेट दिस एरर, फिर स्क्रॉल अप कर देता हूँ. Okay, so to eliminate this error, again we have set up two experiments. I've labeled them as experiment 1 and 2. तो जरा wordings पहले देख लेना. So conduct the same experiment twice for the same amount of time duration. Time duration same होना चाहिए, mind you, but using two different powers, P1 and P2 for the heater. ठीक है, so we are conducting the same experiment for the same duration of time. मैं numbers को वापस लिख दूंगा. Just give me a minute. तो टाइम का फैक्टर सेम होना चाहिए. So we are conducting the same experiment twice for the same time duration, but this time we are going to use slightly different powers for the heater. Instead of giving you some numerical number, let me just give you a generalized form. So in experiment 1, I'm assuming that the power of the heater is P1. Time में assume कर लेता हूँ T. And the mass of the water which will vaporize, mass of water which vaporizes, let's assume this to be M1. सही, so power P1, mass M1. टाइम के लिए मैंने T1 नहीं लिखा. It doesn't make any sense because time I'm assuming to be the same. So power P1, the mass of the water which vaporizes M1, and the time duration is T. Second diagram के अंदर
I've changed the power to P2. I'm keeping the time factor the same. And the mass of the water which vaporizes, इसको M2 बना देता हूँ. अल्फाबेट्स जो सही लगे वो यूज कर लेना. एग्जाम्स में यूजुअली मैंने उनको इसी तरह के सिंबल्स यूज करते हुए देखा है. Hence I've gone with this. तो अब फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. जरा केयरफुली देखिएगा. So the formula should be first of all, पुराना वाला ये था जो इनकरेक्ट था. ठीक है, तो ये तो यूज नहीं कर सकते. अब सिंस हीट इज गेटिंग लॉस्ट इनटू द सराउंडिंग्स, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा Q माइनस समथिंग. ये जो K का फैक्टर है ना, इसी को मुझे एलिमिनेट करना है. सो माइनस K इज इंटरप्रेटिंग द फैक्ट दैट हीट इज गेटिंग लॉस्ट इनटू द सराउंडिंग. और यही वो रिजल्ट है K जिसको मुझे एलिमिनेट करना है. So instead of Q is equal to MLV, since heat was getting lost into the surroundings, so I've gone with Q minus K. K in this case refers to the heat getting lost is equal to MLV. अच्छा, मैं numbers लगाता जाऊं. Energy can be written as power into time. तो आपका रिजल्ट ये बन जाएगा. ठीक है, तो my suggestion to you would be कि एक तो ये दोनों रिजल्ट्स याद रख लेना. अभी इसको फाइनल फॉर्म में भी लिख दूंगा. Okay. Now, if I apply the result for experiment 1, तो जरा experiment 1 की डिटेल्स देखिएगा और मेरे सिंबल्स के साथ मैच कर लो. So P1 into T minus K is equal to M1 times LV. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. दिस इज फॉर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. अच्छा, कीप इन माइंड हमारा इंटरेस्ट क्या है. जो हीट लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था, हमें उस एरर को एलिमिनेट करना है ना. तो हम कैसे सक्सेसफुली अपने एरर को एलिमिनेट करेंगे, उसकी वर्किंग इन अ व्हाइल आई थिंक आपको खुद भी समझ में आ जाएगी वंस आई एम डन विद द सेकंड इक्वेशन. एक्सपेरिमेंट 2 को अगर मैं बनाता हूं, द मोमेंट आई राइट द रिजल्ट फॉर एक्सपेरिमेंट 2, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि दो एक्सपेरिमेंट्स करने का क्या फायदा हो रहा है. सिंबल स्टॉपर से देख लेना. यू ऑल रियलाइज कि दो एक्सपेरिमेंट्स करने का बेसिक एडवांटेज मुझे ये है कि अगर मैं दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, मैं एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहा हूं, तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट्स को दो दफा करने का क्या फायदा हुआ. एंड कैन यू सी फ्रॉम दिस इक्वेशन द मोमेंट्स, मैंने वो रेड कलर की प्लस माइनस साइंस लगाई है. आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर. एक्सपेरिमेंट को दो दफा करने का बेसिक इंटेंशन ये है, वो जो हीट लॉसेस का एलिमेंट था ना कि जिसको मैं एलिमिनेट करना चाह रहा था, है ना, मेरा पर्पस यही था कि जो एरर अकाउंट हो रहा था मैं उस एरर को एलिमिनेट करूं. So conducting the experiment twice allows me to construct two simultaneous equations, and the same factor K arrives in both of them. So the simultaneous working allows me to eliminate that source of or error. तो ठीक है, बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने का रीजन ये है, आई राइट डाउन द रीजन इन द मोमेंट, कि द सेम फैक्टर ऑफ हीट लॉस वो दोनों इक्वेशंस में अराइज करेगा. सो व्हाइल आई गो फॉर साइमल्टेनियस वर्किंग, आई गेट अ चांस कि एलिमिनेशन टेक्निक से मैं अपने उस एरर के फंक्शन को कंप्लीटली निगेट कर सकता हूँ, नलिफाई हो सकता है. ठीक है, और मेरा फाइनल रिजल्ट ये बनेगा. मैं कॉमन निकाल लेता हूँ.
तो यार यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास वर्कआउट करके आ रहा है, बिफोर आई स्क्रॉल अप, मैं ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे आई गेस मेंशन कर दूं। इन द एग्जाम्स इफ दे आस्क यू व्हाई वाज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम टाइम यूजिंग टू डिफरेंट पावर रेटिंग्स, जो वर्किंग आपको यहाँ नजर आ रही है ना, उसकी बेसिस पे हाउ वुड यू अप्रोच अ क्वेश्चन लाइक दिस। ये कंक्लूड करके फिर इसको शिफ्ट कर देता हूँ। व्हाई वाज द एक्सपेरिमेंट डन ट्वाइस फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन यूजिंग different power ratings। ठीक है, सो to allow us to eliminate heat lost into the ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन सेम होना चाहिए माइंड यू, ताकि जितना हीट लॉस फर्स्ट केस में हुआ है उतना ही सेकंड वाले में हो, ताकि वो के का फैक्टर आपके पास इक्वेशन में 2 दफा अपीयर कर जाए, तो पर आप साइमल्टेनियसली वर्क करके उस के वाले फैक्टर को अपनी इक्वेशन में से निगेट कर सको। तो यार ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी कैलकुलेशन अभी मुझे करनी है, एक एग्जांपल इसका भी देना है। बिफोर दैट वो नवल ने लिखा हुआ था कि मैं शिफ्ट अप कर लूं, सो आई विल डू दैट। नवल जस्ट लेट मी नो बेटा कि कौन सा वाले सेक्शन में मुझे जाना है। फर्दर शिफ्ट करना हो तो बेटा मुझे बता देना। ओके, सो व्हेनेवर यू गेट थ्रू नवल जस्ट लेट मी नो, तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर जाऊँ। तब तक मैं ये हाइलाइटर के निशानात मिटा दूँ, ये मुझे बुरे ही लगते हैं। सो गाइस मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ, सो शी गेट्स डन विद इट ना, तो फिर मैं शिफ्ट करता हूँ। ठीक है नवल। तो यार इस वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ना, इसकी भी एक वर्किंग बता दूं। तो एक नजर फॉर्मूला याद रख लीजिए, ताकि इसकी भी एप्लीकेशन करा दूं। सो आई अगेन शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसपे क्वेश्चंस किए हुए हैं, और इसका भी एक एग्जांपल कि वेपराइजेशन के आइडिया को कैसे यूज करना है ना, उस पर आ जाता हूँ। हम्म हम्म, ठीक है, आप जरा वर्डिंग्स रीड कर लो। मैं भी आपके साथ अलोंग साइड रीड कर लेता हूँ। सो अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट to determine the specific latent heat of vaporization of a liquid.
Some liquid in a beaker is heated electrically as shown. Energy is supplied at a constant rate to the heater. When the liquid is boiling at a constant rate, the mass of the liquid evaporated in 5 minutes is measured. The power of the heater is then changed. ठीक है, तो यहाँ से आपको recognition मिल जानी चाहिए कि the experiment is conducted using two different power ratings. So the power is then changed and the procedure is repeated. Data for the two power ratings are given in figure 3.2. So जब पावर आपके पास, ओह सॉरी यार, गलत मार्कर यूज हो गया, एक सेकेंड। हाँ, ओके। सो यार जब पावर आपके पास 50 है ना, उस वक्त द मास ऑफ वाटर विच हैज वेपराइज्ड इज 6.5 इन 5 मिनट्स। और जब पावर आपके पास 70 है, उस वक्त 13.6 ग्राम्स आपका वेपराइज हुआ है अगेन इन 5 मिनट्स। सो ये अगेन ये डायग्राम नेक्स्ट पेज पे हुआ है, तो मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ से स्ट्राइक आउट कर देता हूँ, नीचे उसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, सेम नंबर्स आर एक्चुअली अपीयरिंग ओवर हियर एज वेल। ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिए थे, आई थिंक यहाँ जरूरत नहीं है। इट्स द सेम वर्डिंग्स, वो स्क्रीनशॉट लेते हुए रेपिटेशन हो गई है ना। ऑल राइट, सो पहले थ्योरी वाले पार्ट्स देख लो। सो इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग यू सजेस्ट हाउ इट मे बी चेक्ड that the liquid is boiling at a constant rate. Because the question is asking you that how can we confirm that the liquid is going to boil at a constant rate? Wordings dekh lena. So place the setup on a balance. Basically balance ka matlab hai on a weighing balance. Huh? Or a measuring scale, comma. The mass must reduce at a constant rate to ensure that the above statement is correct. Would you agree? Water जब boil हो रहा होगा to convert into steam. As water vaporizes to form steam, वाटर का मास आपका कंटेनर के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू वेपराइजेशन. So if you place this entire setup on some kind of a measuring scale, and if you start noting down by how much is the mass reducing, so if you notice that the mass reduces at a constant rate, then the fact that mass is reducing at a constant rate, as I've written, will automatically suggest that the boiling must be occurring at a constant rate as well. Okay? So when water converts to form steam and when the steam vaporizes, the mass of the beaker and the contents of the beaker will start to reduce. So अगर आप एक weighing scale के ऊपर इस पूरी arrangement को रख देते हो, तो जैसे जैसे आपका मास रिड्यूस करेगा, आप मास के रिडक्शन को फॉलो करते जाना. And if you observe that the mass is reducing at a constant rate, then this will automatically certify the fact that the liquid must also be boiling at a constant rate. सही, तो ये तो फर्स्ट चीज हो गई. फिर सेकंड पार्ट में यही पूछा हुआ है कि मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था कि why the rate of evaporation is determined for two different power ratings, है ना. सो वो दो डिफरेंट पावर रेटिंग्स पे क्यों एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था? सो टू एलिमिनेट द फैक्टर ऑफ हीट लॉस इनटू द सराउंडिंग्स. ठीक है, द वर्किंग दैट वी जस्ट डिड, जिसमें हमने के को एलिमिनेट कर दिया था. एंड देन द थर्ड पार्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? नाउ इफ यू रिमेंबर द डायरेक्ट फॉर्मूला, गो अहेड एंड यूज दैट. ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, और आई एम होपिंग कि अगर आपको याद होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, विच इज दिस. अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, तो चाहिए हो तो मैं फ्लिप बैक कर दूंगा, बट आई एम होपिंग कि अभी अभी ही लिखा तो शायद आपको याद होगा.
So I'm just directly writing down the end result जो हमारा वर्कआउट करके आया था based on the previous slide. See, I'm assuming कि आपको याद भी होगा. So पावर की वैल्यूज बेटा टॉपर से देख लीजिएगा. So the two power ratings are provided to you. One is 70, the other one is 50. Time was 5 minutes. Let me highlight that. तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना. तो टाइम का रिजल्ट आपके पास 5 मिनट्स है. सो 5 टाइम्स 60 हो जाएगा. और मास की वैल्यूज already in grams, and the answer expects you to give the answer also in joules per grams. So convert की जरूरत नहीं है. So mass की values को directly interpret कर देना. So it was 13.6. Leave it as it is. And the other one was 6.5. Sort out कर लीजिएगा. तो यार यहाँ से आपका रिजल्ट मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है करेक्ट टू 2SF 850 के साथ मैच हो जाएगा. अच्छा, मुझे एक पार्ट इसमें और पूछना है. So इसको मैं लैंडस्केप में ले जाऊं ताकि साइड नोट पे वर्किंग कर लूं. आई थिंक दिस वर्किंग वुड बी इनफ. स्क्रीन की रीजनेबल साइज तो है ना, आप लोग फॉलो कर सकते हो ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए फॉर द वर्किंग. सही. सो जो एक चीज मुझे और बतानी है वो ये कि यार व्हाट इफ इन द सेम क्वेश्चन, एज अ साइड नोट लिख लेता हूँ. Imagine as part 4 if the question would have been calculate the rate of heat loss in this experiment. ठीक है. So basically the question is asking you कि यार how much energy is getting lost into the surroundings per second, rate of heat loss. अब वो आपको फिगर आउट करना है. But I think ऐसे पार्ट के लिए फाइनल आंसर को लर्न करने का सेंस नहीं है, बल्कि रादर वो जो इंटरमीडिएट आंसर था ना, एंड लेट मी शो दैट इंटरमीडिएट आंसर टू यू. शायद आई एम अगेन होपिंग कि आपको याद होगा. तो जो ये वाला था, इफ यू वांट आई कैन स्क्रॉल बैक. दिस वाज वन रिजल्ट, है ना, एंड देन दिस वाज द अदर रिजल्ट. तो आप कोई भी लिख लो, वो आपकी चॉइस है. बट ये रिजल्ट आपको ऐसे पार्ट्स के लिए चाहिए होगा. दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट जो भी आपको सूट करे. अब खैर एक ही चीज है, बस अल्फाबेट्स का फर्क है. एक्चुअली मैंने सेकंड वाले में गलती से M1 लिख दिया है. आई शुड रादर बी राइटिंग इट डाउन एज M2. एनीवेज, तो ये जो इंटरमीडिएट वाले रिजल्ट थे ना, ये फिर आप इस तरह के पार्ट के लिए ऐसे यूज कर लेना. कोई भी एक रिजल्ट लिख लो जो आपको सूट करता है. नंबर आप क्वेश्चन में से प्लग इन कर दो. द नंबर्स विच आई एम यूजिंग ना, मैं वो ब्लू वाले से हाईलाइट कर रहा हूँ. आप दोनों में से कोई भी नंबर यूज कर लेना जो आपको सूट करे. आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट इन ऑर्डर. चाहे तो सेकंड वाला यूज कर लेना जैसे मुनासिब लगे. सो पावर इन माय केस इज 50, otherwise 70. Time was 5 minutes. पहले मेरा इंटरेस्ट है कि मैं के कैलकुलेट कर लूं. अच्छा, जो मास आपका कलेक्ट हुआ था दैट वाज 6.5. रिमेंबर नॉट टू कन्वर्ट दिस बिकॉज एलवी का आंसर भी आपने जूल्स पर ग्राम्स में दिया था. सो द यूनिट्स विल काइंड ऑफ रिमेन कंसिस्टेंट. एलवी का आंसर 850 आ रहा था. ठीक है. दिस इज द आंसर कॉपीड फ्रॉम डाउन बिलो. तो ये जो इंटरमीडिएट वाला आंसर था ना, उसको अगर आप यूज करके नंबर्स को रिप्लेस कर दो, सो दिस शुड गिव यू द आंसर फॉर के, व्हिच इज वन पार्ट ऑफ द वर्किंग. ये कितना बनता है जरा बता दीजिएगा यार. कुछ थाउजेंड्स में बनेगा. आयशा, हिम्मत करो यार.
9,000 समथिंग। रोहेल, तुम हाथ पैर मारो यार। ओके। मुझे लग रहा है 9445। आई मे बी रॉन्ग। चेंज करना हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं भी ये लिख के चलता हूँ, करेक्ट आ जाएगा ना? सो दिस इज द आंसर। ओके, 9475। ठीक है यार। सही है यार, ये आपके पास के का रिजल्ट। थैंक यू रेहा। थैंक यू हमजा। सो यार, ये रिजल्ट आपका के का आ गया। सो के वाज बेसिकली द एनर्जी दैट वाज लॉस्ट ओवर अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स, माइंड यू। एंड द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू टू कैलकुलेट रेट ऑफ हीट लॉस ना, जूल्स पर सेकंड। तो अगर ऐसा कोई पार्ट हो ना, एज द वन विच आई हैव मेंशन्ड, तो फिर आपको वो इंटरमीडिएट स्टेप भी चाहिए होगा। अदरवाइज इफ दे डायरेक्टली आस्क यू फॉर वेपराइजेशन, तो फिर तो डायरेक्टली गो अहेड एंड मेक यूज ऑफ द रिजल्ट एज वी हैव डन इन द प्रीवियस पार्ट। यार यहाँ से आपके पास इट शुड बी 9475। दिस वाज द एनर्जी लॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट्स ना, सो 5 टाइम्स 60 हो जाएगा यार। एंड दिस शुड बी कितना, 31 प्रोबेबली। चेंज करना हो तो मुझे बता दो। तो 5 मिनट 31.6 है ना? ओके, 32 कर दो। ठीक है। एक वर्किंग और भी मेरा ख्याल है करा दूं बिफोर आई लेट यू गाइस गो। सो नेक्स्ट वर्किंग देख लो। लेक्चर को रात को अपलोड कर दूंगा व्हेन आई एम फ्री। सो अभी फौरन नहीं अपलोड करूंगा। ठीक है यार। सो एक वर्किंग मुझे अब और करानी है। दिस वर्किंग इज probably some of you would remember, you guys did this working in O levels as well. शायद किसी को याद भी होगी, थोड़ी बहुत तो याद होगी बिट्स एंड पीसेस में, या एटलीस्ट याद आ भी जाएगी। So this working is also included as a part of your A2 syllabus. जरा क्वेश्चन की वर्डिंग्स आप पहले देख लो, और मुझे एक सेकंड देना। मेरी स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है। तो वर्डिंग्स पहले मेरे साथ साथ देख लो, और फिर मैं साथ साथ वर्किंग आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है। सो द क्वेश्चन सेज 0.2 kilograms of ice, which is initially at -20 degrees, is mixed with 0.5 kilograms of water, which is initially at 30 degrees. See, given that ice melts completely, calculate the final temperature theta of the resulting mixture. Okay, so we have ice at -20. It is mixed with half a kg of water, which is initially at 30. Given that ice melts completely, calculate the final temperature of the resulting mixture. So मैंने final temperature theta assume कर लिया है. अच्छा, the values are given to us. So ice के लिए C की value given है 2100, water के लिए C की value given है 4200, और latent heat of fusion is also given to you 330,000. ठीक है. So for those of you जिनको शायद O level से याद हो, so this kind of a working where two substances used to mix with each other, इस working को हम conduct करते थे under the heading of heat lost by one substance. In this case, water will lose its heat because water is at a much higher temperature, and this is equal to heat gained by the other substance. So ice will gain heat because ice is at a much lower temperature. ठीक है. तो आइस ने स्टार्ट किया था -20 से, तो वो हीट गेन करेगा, अपने टेम्परेचर को रेस करेगा,
और वाटर ने स्टार्ट किया था 30 से, तो वाटर हीट लूज करेगा और उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। तो पहले मैं आइस की वर्किंग आपको स्टेप वाइज कराता जाऊं, तो आप जरा वर्किंग के स्टेप्स देख लो। कोई स्टेप पूछना हो ना तो आप मुझे साथ साथ सजेस्ट कर देना। आई स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ आइस फर्स्ट। मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा रीड करना। सो आइस इज स्टार्टिंग फ्रॉम -20। तो पहला स्टेप होगा कि 0.2 kilograms ऑफ आइस एट -20 विल रेज इट्स टेम्परेचर टू रीच आइस एट जीरो। ओ लेवल्स में करते थे ये। मैंने वर्किंग करी हुई है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। मैंने नंबर्स वगैरह प्लग इन किए हुए हैं, तो आप जरा एक नज़र मास की वैल्यूज, C की वैल्यू, डेल्टा थीटा वगैरह की वैल्यूज को चेक कर लें। तो ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट आ गया कि द हीट गेन बाय आइस initially causes its temperature to be risen from -20 until it goes to zero. तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, shown with the blue marker. टेम्परेचर चेंज हो रहा है, hence in O levels you'd remember we've gone with the formula Q is equal to MC delta theta. Mass of ice question में given था, C की वैल्यू भी ice की given थी, टेम्परेचर चेंज from -20 to zero, so 20. ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, now ice at zero will change to become water at zero. State change. State change के लिए I've gone with the formula Q is equal to ml and I've done the calculation. तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। दो स्टेप्स हो गए। ओके, अब फाइनल स्टेप। तो नाउ water at zero will rise to the final temperature given to us as the unknown value theta. So water at zero rises to reach water at theta. So again MC delta theta, नंबर चेक कीजिएगा, मास लगा दिया, C की वैल्यू लगा दी और चेंज इन टेम्परेचर लगा दी, ठीक है। तो तीन स्टेजेस की वर्किंग मैंने करी है। सो आइस फ्रॉम -20 rises to become zero, पहला स्टेप हो गया, MC delta theta। फिर at zero ice melts to form water, so ML हो गया, सेकेंड स्टेप। फिर water at zero rises to reach the final temperature theta, so once again MC delta theta हो गया। So the three working are highlighted with the blue marker। ये तो एक स्टेप पूरे के पूरा काम हो गया। मेरा ख्याल है मैं बाकी सारी लाइंस इरेज कर रहा हूँ, रेलेवेंट चीज को रहने देता हूँ, ठीक है। सो द राइट हैंड साइड आइस एट -20 rises to zero, फिर change in state at zero, so it becomes water at zero, and then from zero it rises to theta, so third step हो गया। so तीनों steps को मैंने blue वाले marker से highlight कर दिया है। so this accounts for heat gained by ice। अच्छा, अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं। so मैं आपकी स्क्रीन पे अब वाटर को थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। तो वाटर का एक ही स्टेप है, उसने 30 से स्टार्ट किया था और इसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करेगा, सो ड्रॉप डाउन करके थीटा पर आ जाएगा। सो स्टार्ट्स फ्रॉम 30 and drops down to the final temperature of theta. So one single step, just the working of MC delta theta. So water का mass given था, C की value was given to us in the question और temperature change भी आ गया। अब इसमें एक बात का बस ख्याल रखिएगा, और मैं मेरा ख्याल है मेंशन भी कर दूं, कि कभी अगर आपको टेम्परेचर चेंज लिखने में प्रॉब्लम हो ना, एमएल में तो यूजुअली किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कभी अगर आपको टेम्परेचर चेंज की वैल्यू लिखने में प्रॉब्लम हो, तो आई गेस हमेशा ऐसे लर्न कर लीजिएगा, तो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। लार्जर माइनस स्मॉलर, ठीक है। So if something is dropping from 30 to theta, so larger minus smaller का मतलब है 30 minus theta. And if something is rising, let's say from 80 to theta, if something is rising from 80 to theta, so then theta minus 80. ठीक है, so larger minus smaller always gives you the temperature change. This is done to avoid getting negative answers.
ठीक है, सो इट्स ऑलवेज लार्जर माइनस स्मॉलर जब भी टेम्परेचर चेंज आपको चाहिए हो। सो जो येलो वाली वर्किंग है ना, दैट इज द वर्किंग फॉर हीट लॉस्ट, और जो ब्लू वाली वर्किंग है, दैट इज द वर्किंग फॉर हीट गेन्ड। सो लास्ट स्टेप के अंदर मैंने जो वर्डिंग लिखी हुई है, मैं उसको लाइट ग्रीन मार्कर से हाईलाइट कर दूं बिफोर आई कंक्लूड। लेट मी सी अ लाइटर टोन, लाइट ब्लू सही है। सिर्फ अपने दोनों की वर्किंग कर ली ना, सो इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड विद द राइट हैंड साइड। जरा प्लीज पूरी लाइन देख लीजिएगा। तो मैंने येलो वाले आंसर को ब्लू वाले आंसर्स के साथ इक्वेट कर दिया है। वन आंसर वाज फॉर हीट लॉस्ट, द अदर आंसर वाज फॉर हीट गेन। सो मैंने हीट लॉस वाले आंसर को हीट गेन वाले आंसर्स के साथ इक्वेट कर दिया है। तो आप जरा इक्वेट को पूरा चेक कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके पास थीटा का रिजल्ट फिगर आउट करके आ जाएगा। सही, तो मैंने जो लास्ट लाइन को हाईलाइट किया था ना, लेट मी इरेज दैट ताकि आप रीड कर सको। तो जरा टर्म्स को प्लीज रीड करके देख लेना। सो मैंने येलो वाले आंसर को अपने ब्लू वाले आंसर्स के साथ इक्वेट कर दिया है। इफ यू वांट दिस टू बी मोर प्रोमिनेंट बिफोर आई कंक्लूड, आई गेस आई विल गो विद दिस। जो येलो है ना, उसको आप येलो के साथ मैच कर लीजिएगा, और जो ब्लू वाला हाईलाइट है, उसको मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। तो टॉप के सारे टर्म्स को आप कंपेयर कर लें और इक्वेट करेंगे, तो आपके पास वर्कआउट करके थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है गाइस, मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे आज कंप्लीट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया था, प्लीज यार व्हाट्सएप पे लिंक भेज दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में आई कंटिन्यू ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ऑलराइट यार, थैंक्स, टेक केयर, खुदा हाफिज़ यार।